हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको मैक्सिमम मान के चलिए कि 100 डेज़ की प्रिपरेशन जो है वो पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 महीने या 3 महीने से मतलब आप मिनिमम मान को चलो तो 2.5 महीने की तैयारी आपके लिए चाहिए। तो देख लीजिए, अभी जून या जुलाई में जो है वो एच पी टी जी टी आर्ट्स का एग्ज़ाम आने वाला है, सी टेट आने वाला है। तो अगर आप इस एसएसटी से जुड़े हो, ठीक है, एचपीटीजीटी आर्ट्स में आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है, तो आपके लिए ये जो आज की क्लास है वो सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी और एचपीटीजीटी आर्ट्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको उन क्लासेस में भी पढ़ा चुकी हूँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जिससे आपकी जो अगर आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो टैट के लिए, और अगर आप सी टैट की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। पिछली क्लासेस को जरूर चेक करिए और आज की क्लास में भी देख लीजिए। मैं आपके लिए कुछ मतलब इस एक ऐसी तरह से हम पढ़ेंगे। एक एस्पिरेंट्स के मतलब 2-3 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि मैम हमें जो है वो इसी तरह से पढ़ना अच्छा लगता है कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए उस और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस फिर बना के दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से आज की जो क्लास रहने वाली है, पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक से बनने वाले 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस उस टॉपिक से पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इतिहास का ये टॉपिक है। हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है, प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और अशोक का धम्म जो ठीक है। तो मौर्य एम्पायर हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अशोक का धम्म है, चाहे अर्थव्यवस्था है उस टाइम की, चाहे प्रशासन है, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले टॉपिक अपना कवर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जो टॉपिक है वो रहेगा मौर्य प्रशासन की संरचना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था या मौर्य प्रशासन जो था वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी संरचना कैसी हुई थी। ठीक है, वो कैसा था, ठीक है, वो किस तरह से बना था, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य प्रशासन भारत का पहला सबसे बड़ा और केंद्रीकृत प्रशासन था। तो भारत का सबसे पहला, ठीक है, भारत का पहला सबसे बड़ा था और केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केंद्रीकृत प्रशासन था और सबसे पहला सबसे बड़ा था। ठीक है, उसके बाद आता है राजा। तो जो शक्ति का अंतिम स्रोत होता था, राजा जो होता था मौर्य साम्राज्य में, उसको शक्ति का अंतिम स्रोत कहा जाता था। कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, राज्य के 7 अंग जो दिए हैं वो भी दिए थे। ठीक है, तो ये भी मौर्य साम्राज्य के अंडर ही आता है कि कौटिल्य के जो सप्तांग हैं या फिर राज्य, किसी भी राज्य के लिए जो 7 अंग माने जाते हैं महत्वपूर्ण, वो भी इसी में दिए गए हैं। ठीक है, बाकी मंत्रिपरिषद में राजा की सहायता के लिए अमात्य और तीर्थ यानी कि उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि उच्च अधिकारी क्या होते थे, तीर्थ होते थे। आज के टाइम में हम तीर्थ जो है वो जो हॉलिस्टिक प्लेस होते हैं, जो पवित्र जगह होती है, उनको हम तीर्थ कहते हैं, लेकिन उस टाइम में जो तीर्थ होता था मौर्य साम्राज्य में, वो उच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। मतलब कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक लाइन जो है इससे क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है। तो आपने याद रखना है, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो तीर्थ जो है उच्च अधिकारी को कहते थे। ठीक है, आगे है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन यानी कि मैग्नस थीस के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, जो मैग्नस थीस है, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो ये मानते थे कि जो पाटलिपुत्र था उसका प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों के की जो 6 समितियां होती थी उनके द्वारा जो था वो चलाया जाता था। ठीक है, 30-30 मेंबर्स की एक जो समिति है वो बनाई जाती थी और उसके द्वारा जो था वो प्रशासन जो था वो चलाया जाता था। आगे है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग मतलब गुप्तचरों का को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्तचर जो तो होते थे, ठीक है, उनको जो था वो क्या कहा जाता था, उनको एक गूढ़ पुरुष जो था वो कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष जो था वो कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष जो था वो कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे।
आगे जो है कि नंबर 2 है सम्राट अशोक का और धम्म, ठीक है? सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का अगर हम पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य में जो अशोक था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण राजा जो था वो माना जाता है मौर्य साम्राज्य का, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक माना जाता है और अशोक का धम्म जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम में, ठीक है? तो आप एक कहानी सुनिए कि अशोक जो था वो एक तरह से बहुत ही खूंखार किस्म का जो राजा था, ठीक है, पहले। लेकिन उसका जो एक उसने कलिंग को विजय करने के लिए कलिंग पर युद्ध कर दिया और कलिंग के युद्ध के बाद जो उसने 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 261, ये आपने याद रखना है। कलिंग का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में कि कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कलिंग का उसने युद्ध देखा था, उसमें जो बहुत ज़्यादा जो एक रक्तपात हुआ था, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोग जो थे वो मारे गए थे। तो उनको देखकर जो अशोक था, उसका मन इतना विचलित हुआ था कि वो दिन-रात बस परेशान रहता था। उसको बस हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मेरी वज़ह से इतने सारे लोग मारे गए हैं। तो उसने क्या किया था फिर, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद उसने आजीवन जो था वो मार-पीट से एक तरह से किनारा कर लिया था कि अब जो मैं युद्ध वगैरह है उनको नहीं करूँगा, किसी को भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है? तो उसने अपने फिर जो उसका धर्म था बौद्ध धर्म, उसको प्रचार-प्रसार के लिए भी बहुत ज़्यादा जो थे वो प्रयास किए थे। तो चलो पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कलिंग युद्ध था 261 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया था, ठीक है? तो पहले जो था अशोक के पास कौन-सा घोष था, पहले उसके पास बेरी घोष था, उसके बाद उसने धम्म घोष को अपना लिया था, ठीक है? उसने मैंने आपको बताया कि कलिंग के युद्ध में उसने इतना भारी रक्तपात देखा, जनसंहार देखा, तो उसपे उसके जो एक लाशों के ढेर देखे उसने, तो उसके बाद उसका जो मन था वो एकदम से विचलित हुआ कि इतना ज़्यादा जो रक्तपात है वो करना ठीक नहीं है। तो उसने अपना दिल जो था वो ये बना लिया था कि अब जो है वो हम बेरी घोष को ना अपना के हम धम्म घोष को अपनाएँगे, ठीक है? तो धम्म का स्वरूप क्या था? धम्म का ये स्वरूप था कि ये कोई भी धर्म नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है। धम्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, बल्कि नैतिक नियमों की एक संहिता थी। उसमें उसमें एक नियम बनाए गए थे, उसमें एक नैतिक नियम बनाए गए थे कि हमें जो है वो जीव हत्या नहीं करनी है, हमें जो है वो लोगों का सम्मान करना है, हमें जो है वो अपने से छोटों को प्यार करना है। मतलब बहुत सारे एक नियम बनाए गए थे, नैतिक नियम, मॉरल वैल्यूज़ उसमें रखी गई थी, ठीक है? तो उसको कहा जाता है धम्म। हम ये समझ लेते हैं कि धर्म को अपना लिए तो धर्म मतलब उसने धर्म परिवर्तन, नहीं नहीं, ये धर्म परिवर्तन तो उसने किया था, बौद्ध धर्म में उसने चेंज किया था, लेकिन धम्म जो है वो एक कोई धर्म नहीं है। धम्म जो है उसने एक नैतिक नियमों की एक संहिता बनाई थी, एक आप मान लो कि बुक बनाई थी, उसमें नैतिक नियम जो मॉरल वैल्यूज है वो लिखी गई थी, उसको धम्म कहा जाता था, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र कौन होते थे? धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए जो विशेष अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था धम्म महामात्र। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि अब मैं जो हूँ वो बौद्ध धर्म में आ गया हूँ और मैंने धम्म को अपना लिया है, तो वो चाहता था कि संसार का हर व्यक्ति जो है वो धम्म को अपनाए, वो किसी भी तरह की अहिंसा ना करे, ठीक है? किसी भी तरह की हिंसा ना करके लोग जो है वो अहिंसा से अपना जीवन बिताएं, ठीक है? मतलब कि किसी भी तरह की मार-पीट, लूट-पाट ये करके ना अपना जीवन बिताएं, वो चाहता था। तो उसने इसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया कर दिए थे, जो देश के हर कोने में उसने भेजे थे, मतलब कि पूरे विश्व के कोनों-कोनों में भेजे थे, श्रीलंका में उसने भेजे थे, नेपाल में उसने भेजे थे, ठीक है? बहुत जगह पे उसने जो था वो धर्म का प्रचार-प्रसार जो किया था, ठीक है? तो उसने विशेष अधिकारी जो नियुक्त किए थे उनको कहा क्या क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था धम्म महामात्र, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अभिलेख। अभिलेख मतलब अभिलेख क्या होते थे? अब शिलालेख और अभिलेख दोनों में फ़र्क क्या है? शिलालेख मतलब अम शिलालेख ये होते थे कि जो पत्थर या फिर जो कठोर सतह होती थी, उसके ऊपर जो भी अपना आदेश उसने लिखवाया, वो राजा जो थे वो लिखवाते थे, उनको शिलालेख कहा जाता था, ठीक है? तो ये जो अभिलेख होते थे, ये भी इसी तरह से होते थे, लेकिन इनको जो है वो बिल्कुल कठोर सतह पर ना लिखा जाके इनको मतलब किसी और जगह पे लिखा जाता था, तो ये अभिलेख होते थे। तो शिलालेख और अभिलेखों का पर जो प्रचार-प्रसार करने वाला है, जो पहला राजा था, वो अशोक ही था, ठीक है? अशोक पहला राजा था जिसने शिलालेखों के माध्यम से प्रजा से सीधा
संवाद किया, ठीक है। वो ये चाहता था कि जो प्रजा है उसकी वो उसके साथ सीधी बातचीत कर सके। तो वो क्या करता था, जहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोग गुज़रते थे, जहाँ से मेन रास्ता होता था, वहाँ पर उसने एक शिला बनवानी, ठीक है। उसने एक बहुत मोटा-सा एक या तो पत्थर रखना या कोई धातु की चीज़ रखनी और उसके ऊपर अपने जो आदेश थे या अपने जो एक नियम थे वो लिख देने और उसके ऊपर जो था वो जो प्रजा थी उसको अपने विचार लिखने के नीचे नीचे जगह छोड़ देने की आप भी अपने विचार लिखो कि क्या इसका उत्तर ये होगा मतलब वो सीधा संवाद करता था। वो पहला राजा था, ठीक है। अशोक जो था वो पहला राजा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिलालेखों का जो शिलालेखों के माध्यम से संवाद करने वाला जो राजा था वो कौन था, तो अशोक था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था और समाज। तो मौर्य साम्राज्य जो था उसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज जो था उस टाइम का वो कैसा था वो हम देख लेते हैं। तो राजस्व, ठीक है। तो मुख्य स्रोत भूमि कर, ठीक है, भाग था, ठीक है। जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था, ठीक है। भूमि कर से ही राजस्व जो था वो वसूल किया जाता था, ठीक है। जो उपज का 1/6 हिस्सा होता था, ठीक है। जो भी उपज होगी उसका 1/4 हिस्सा ना होके 1/6 हिस्सा जो था वो ले लिया जाता था, ठीक है। तो भूमि कर जो होता था, ठीक है, तो वो राजस्व का सबसे जो मेन स्रोत था वो मेन सोर्स था वो यही था। नेक्स्ट है कि मुद्रा। मुद्रा जो थी मौर्य साम्राज्य में वो पर्ण थी, ठीक है। पर्ण मौर्य काल की का प्रमुख चांदी की मुद्रा थी, ठीक है। मौर्य काल में पर्ण नाम की एक चांदी की जो सिक्का आप कह सकते हो या मुद्रा आप कह सकते हो वो प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इससे रिलेटेड हम 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा जो मौर्य प्रशासन था उसके उसके टाइम में राजा कैसे थे, उसके टाइम में धर्म क्या था, अशोक कौन थे। हमने पढ़ा कि उस टाइम के राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एमसीक्यूज हैं, कितने एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो 30 एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। आपने बिल्कुल मतलब पूरी क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है, पेशेंस रख के, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास तो होने वाली नहीं है, 30 ही एमसीक्यू है। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का जो बेनिफिट है वो ले सके, ठीक है। तो हाँ, आपने क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, ठीक है। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं कि कौटिल्य जो था उसके सप्तांग सिद्धांत जो थे वो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। हमने सिर्फ यही पढ़ा कि सप्तांग जो थे सिद्धांत जो थे वो दिए थे कौटिल्य ने, तो उसमें जो थे 7 सिद्धांत उसने दिए थे। तो वो जो था जनपद भी था उसमें, मित्र भी था, राजा भी था स्वामी, या तो उसमें जो सामंत था वो नहीं था, ठीक है। उसमें सामंत जो था वो शामिल नहीं था। सप्तांग जो कौटिल्य का सिद्धांत है, आपने बस ये याद रखना है कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो कौटिल्य ने दिया था और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सामंत नाम का कुछ भी शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि अशोक के किस शिलालेख में जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। कलिंग का युद्ध जो है उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, कलिंग का युद्ध कैसा था, ठीक है। तो कलिंग का जो युद्ध है वो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हुआ कब था, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। और उसके बाद जो वर्णन मिलता है इसका वो मिलता है 13वां जो शिलालेख था अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, उसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, ठीक है। वैसे पहला ऐसा राजा था अशोक जो जो जिसने शिलालेख जो थे वो अम, शिलालेखों के माध्यम से जो था वो प्रजा से संवाद किया था, ठीक है। तो 13 नंबर का जो शिलालेख था, 13 नंबर का जो उसने शिलालेख बनवाया था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में उसने वर्णन किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय था, सीता से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल जो था उसमें सीता को क्या एक देवी कहा जाता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय कहा जाता था, एक धार्मिक संप्रदाय कहा जाता था, या ऊसर भूमि कहा जाता था। तो सीता जो होती थी मौर्य काल में वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, ठीक है। राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी, राजकीय भूमि मतलब कि राजाओं की धरती, जिसको हम आज के टाइम में जैसे सरकार की अगर भूमि है तो जिसको हम श्यामलाट कहते हैं, तो उसको उस टाइम में राजकीय भूमि कहते थे। तो राजकीय भूमि का जो प्राप्त उसके आय मिलती थी उससे जो राजस्व के रूप में लिया जाता था उसको हम सीता कहते थे उस टाइम में, ठीक है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, ठीक है। मेन सोर्स होता था ये इनकम का जो मौर्य थे उनके पास, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मैग्नस जो थे उसने भारतीय जो समाज है उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और मैग्नस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नाम की पुस्तक जो है वो इसने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख जो थे या अभिलेख जो थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक के अभिलेख मिले थे उसको उनको किसने पढ़ा था? उनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, या विलियम जोस ने, या अलेक्जेंडर क्लिंगम ने, या जॉन मैशल ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ठीक है, 1837 में। 1837 में अशोक के द्वारा जो अभिलेख या शिलालेख बनवाए गए थे वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने जरूर याद रखने हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा, आप अपने नोट्स पर इन क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिए और याद करने की कोशिश किया कीजिए। ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास एक खुद के नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने में। हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि प्लीज नोट्स जरूर बनाइए। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में संविधाता, संविधाता से क्या का उसका काम क्या होता था? ठीक है, उसका कार्य क्या होता था? तो मौर्य प्रशासन में संविधाता जो होता था उसका कार्य क्या? राजस्व संग्रहण करना होता था, राज्य राजकीय कोषाध्यक्ष होता था वो, क्या फिर मुख्य न्यायाधीश होता था, या सेनापति होता था? तो जो संविधाता होता था मौर्य साम्राज्य में वो होता था राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष जो होता था, जो पूरे कोष को संभालता था, कोष का जो अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो वो जो है वो एक तरह से जो वो पूरा मतलब आय संभालेगा, पूरा जो मतलब मुद्रा का लेन देन होगा वो पूरा काम ये संभालता था, तो उसको कहा जाता था संविधाता। ठीक है, क्या कहा जाता था? संविधाता। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में क्या उज्जैन में हुआ था, तक्षशिला में हुआ था, स्वर्णगिरी में हुआ था, या तोसली में हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो विद्रोह हुआ था वो तक्षशिला में हुआ था। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि धम्म महामात्र, धम्म महामात्र जो था नामक अधिकारियों की नियुक्ति पर की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 5वें शिलालेख में जो है वो धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, 13वें में मैंने आपको बताया कि उसमें कलिंग का युद्ध का वर्णन है, और जो 5वां शिलालेख है उसमें जो है वो क्या किया गया है? उसमें धम्म महामात्र, धम्म महामात्र कौन होते थे? जो धर्म का प्रचार, जो उस जो मॉरल वैल्यूज वाली संहिता होती थी उसका प्रचार करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनको धम्म महामात्र जो था वो कहा जाता था। तो ये 5वें शिलालेख में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला में शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी उस टाइम का सबसे प्रसिद्ध जो शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने अपने जीवन के जो अंतिम दिन बिताए थे वो श्रवण बेलगोला में बिताए थे, श्रवण बेलगोला में बिताए थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो अदेव मात्रक भूमि किसे कहा जाता था? अदेव मात्रक जो भूमि होती थी वो होती थी बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि। ठीक है, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि जो होती थी उसको अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। वैसे सीता को कहा जाता था जो राजस्व वसूली की जाती थी राजकीय भूमि से उसको कहा जाता था, जो आय आती थी। और ये हो गई बिना वर्षा के जो भी अच्छी भूमि, अच्छी खेती के लिए अच्छी भूमि मानी जाती थी उसको अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है इंडिका, जो मैग्नस थीस ने लिखी है। ठीक है, तो नगर प्रशासन का वर्णन जो है वो इंडिका में मिलता है। इंडिका जो है वो मैग्नस थीस की पुस्तक है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदर्थ था। ठीक है, बृहदर्थ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था।
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से भारतीय नोट के ऊपर सांची का स्तूप का चित्र मिलता है, ठीक है? भारतीय नोट जैसे 50 का है, 10 का है, 200 का नोट है, उसके बाद 2000 का नोट है, तो उसमें से सांची का जो स्तूप है वो कौन से नोट के ऊपर ये आपको चित्र जो है वो मिलता है, और जो सांची का स्तूप बनवाया था वो अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक अधिकारियों को क्या रूपदर्शक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो रूपदर्शक अधिकारी का कार्य होता था वैश्याओं का निरीक्षण करना, निरीक्षक होता था, या फिर सिक्कों का परीक्षक होता था, या थल सेना का अध्यक्ष होता था, न्याय विभाग का लिपिक होता था। रूपदर्शक जो होता था वो सिक्कों का परीक्षक होता था, ठीक है? सिक्कों के परीक्षक को रूपदर्शक अधिकारी जो था वो कहा जाता था, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ये टीजीटी आर्ट्स के जो टैट है उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अशोक ने श्रीलंका में जो जो धम्म था या उसके प्रचार के लिए भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है? अपने पुत्र और पुत्री दोनों को, ठीक है? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को, ठीक है? अपने उसके पुत्र और पुत्री, ठीक है? नेक्स्ट है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसके उसके जो कितने उपकरणों, ठीक है, में विभाजित है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, कितने सेक्शंस हैं उसमें? तो उसमें 15 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है? 15 सेक्शन है टोटल, ठीक है? तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो है वो कितने सेक्शंस में है? तो 15 सेक्शन में है, और कौटिल्य ने ही सप्तांग सिद्धांत दिया है, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अशोक ने एक मॉरल वैल्यूज की एक संहिता बनाई थी, एक पुस्तक बनाई थी, उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सामाजिक सद्भाव और शांति, ठीक है? मैंने आपको बताया कि कलिंग के युद्ध में वो इतना ज्यादा विचलित हो गया था, इतना ज्यादा उसको प्रभावित कलिंग के युद्ध ने कर दिया था कि वो अब चाहता था कि किसी भी तरह की कोई भी खून खराबा ना हो, और किसी भी तरह से कोई भी हिंसा जो है वो ना करे। तो वो सामाजिक सद्भाव चाहता था कि लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, लोग जो है एक दूसरे से प्यार करें, वो ये चाहता था। और वो चाहता था कि चारों तरफ जो है वो शांति ही शांति हो, इसलिए उसने धम्म नामक संहिता जो थी वो बनवाई थी, ठीक है? जो मॉरल वैल्यूज की एक संहिता जो थी वो बनवाई थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द के लिए का प्रयोग जो था वो किया गया था? तो वृषल जो प्रयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो मुद्रा राक्षस में किया गया था। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी पुस्तक है? तो ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये विशाख दत्त की पुस्तक है, जो एक संस्कृत ऐतिहासिक जो नाटक है वो है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। इस पुस्तक में विशाख दत्त के द्वारा वृषल जो शब्द है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है, और वृषल जो शब्द है उसका प्रयोग होता है निम्न कुल का, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो विशाखा दत्त की पुस्तक है उसमें लिखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में प्रादेशिक का क्या उत्तरदायित्व था? तो प्रादेशिक जो था उसका उत्तरदायित्व ये था कि जिला स्तर पर न्याय और प्रशासन, ठीक है? जिला स्तर पर जो न्याय करना है और प्रशासन करना है वो प्रादेशिक का काम जो था वो होता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा जो अभिलेख था वो दो भाषाओं ग्रीक और अरामी भाषाओं में पाया गया था? तो दो भाषाओं में जो अभिलेख लिखा गया था वो शारे कुना यानी कि कंधार का जो अभिलेख था वो उसका नाम था शारे कुना, वो लिखा गया था दो भाषाओं में, ठीक है? और ग्रीक और अरमाइका भाषा में, ठीक है? अरामी भाषा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मौर्य काल के दौरान राजकीय टकसाल जिसको मिंट कहा जाता था, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राजकीय जो टकसाल था उसका जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है? क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कलिंग की राजधानी क्या थी जब अशोक ने उस पर आक्रमण किया था? तो कलिंग की राजधानी क्या थी जब कलिंग के ऊपर अशोक ने आक्रमण किया था? तो उसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है? कौन सी राजधानी थी? तोसली राजधानी थी, ठीक है? जब कलिंग ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अशोक के किस लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है?
तो कौन सा ऐसा शिलालेख था जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है, तो वो है मास्की। ठीक है, इसके अलावा गुजरा में भी मिलता है। ठीक है, गुजरा और मास्की दोनों ऐसे अभिलेख शिलालेख थे जिनमें जो था वो अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य काल में बिस्टी, बिस्टी का क्या अर्थ होता था? बिस्टी का अर्थ बेगार जबरन श्रम जो करवाया जाता था उसको बिस्टी जो था वो कहा जाता था। एक तरह से जबरदस्ती जो काम लेना मजदूरों से, उसको बिस्टी कहा जाता था। ठीक है, बेगार को बिस्टी भी कहा जाता था। ठीक है, जबरदस्ती जो काम करवाया जाता था उसको बेगार कहा जाता था और बेगान को बिस्टी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के दो तीन नाम थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम थे एक ही व्यक्ति के, जिनको चाणक्य कहा जाता था, विष्णुगुप्त कहा जाता था और कौटिल्य कहा जाता था। ये तीनों ही नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? तो जो कंटक शोधन था वो किस प्रकार का न्यायालय था? वो फौजदारी, क्रिमिनल जो कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल जो कोर्ट्स होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स जो भी मुकदमे देखे जाते हैं, जो उसको जो था वो कंटक शोधन कहा जाता था। मौर्य काल में कंटक शोधन जो था एक तरह से फौजदारी मुकदमों से रिलेटेड एक कोर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बराबर की पहाड़ियों में बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने किस संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो वहां पर आजीविक संप्रदाय के लिए जो अशोक था उसने गुफाओं का निर्माण जो था वो करवाया था। ठीक है, जो बराबर की पहाड़ियां थी उसमें अशोक ने अजीबिक संप्रदाय के लिए गुफाओं का जो निर्माण था वो करवाया था। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म में जो अपाप सिनबे का क्या अर्थ होता था? अपाप सिनबे का अर्थ होता था पाप से मुक्ति। ठीक है, अल्प पाप। ठीक है, अपाप सिनबे कहा जाता था पाप से मुक्ति को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके की थी? तो घनानंद को पराजित करके जो थी वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने जो था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है, और घनानंद को पराजित करके की थी वो भी, ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, बन जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट करके ये अपने सजेशंस या अपने जो भी क्वेरी है वो ज़रूर मुझसे कीजिए। कमेंट्स में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, तब भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल को किसी वजह से आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।